नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। गांव में लोग कहते हैं, मजाक मजाक में कहते हैं कि अगर मेरी चाची को मैं चाचा कहने लगूंगा तो उसकी मूछें नहीं आ जाएंगी, वो मेरी चाची ही रहेंगी। यह बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कहा जाता है कि किसी चीज का अगर नाम बदल दिया जाए तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। हालांकि देश में नाम बदलने को लेकर के राजनीति पहली बार नहीं हो रही, खूब राजनीति हुई है। बीजेपी जगहों के नाम बदलती है और जब बीजेपी जगह के नाम बदलती है तो विपक्ष कहता है कि ये नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग काम नहीं करते। लेकिन तब बीजेपी कहती है कि नाम बदलने इसलिए जरूरी थे क्योंकि नाम से एक संदेश जाता है और हम अपनी संस्कृति से, पुरातन जो हमारी सभ्यता उससे जुड़ते हैं। और अब जो है यूपीए ने अपना नाम बदलकर INDIA इंडिया कर दिया है और नाम बदलने से यूपीए के खेमे में बड़ा उत्साह का माहौल है। यूपीए कहता है, जो अब इंडिया के रूप में है, वो कहते हैं कि दरअसल अब जो है ये चुनौती है कि अब हमारे से कैसे लड़ेगी बीजेपी, क्योंकि इंडिया को चैलेंज कैसे करोगे, इंडिया को हराओगे कैसे, इंडिया को तो जिताने के लिए आपको जुटना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। अपनी अपनी तरह से बीजेपी कह रही है कि ये नाम बदला है और ये दरअसल जो है नाम बदलने से पूरा विपक्ष का कैरेक्टर, चरित्र नहीं बदल जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एनडीए की बैठक में बड़ा हमला किया था विपक्ष पर। यह भी कहा था कि कांग्रेस के साथ जो पार्टियां गई हैं वो पार्टियां जो हैं उनको भुगतना पड़ा है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि यह जो विपक्ष का गठबंधन है, महागठबंधन है, यह मजबूरी का महागठबंधन है और यह दरअसल एक नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच के साथ जो है यह पूरा गठबंधन बना है। लेकिन इधर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है, विपक्षी खेमा कह रहा है कि हमने नाम जो बदला है उससे बीजेपी में, एनडीए में हलचल है और विपक्ष के और जो बीजेपी के नेता हैं ये बौखलाए हुए हैं। दो टूक में आज हम इसी पर बात करेंगे। ये दोनों तरफ जो राजनीति चल रही है वो अपनी जगह है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नाम बदला, नाम क्या बनेगा काम। सवाल यह है कि जो विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए 2014 और 2019 में बीजेपी को नहीं हरा पाए, 2014 और 2019 में जो नरेंद्र मोदी की लहर को नहीं रोक पाए, क्या वो नाम बदलकर नए कलेवर में आकर क्या नरेंद्र मोदी की लहर को रोक लेंगे? बड़ी बात यह भी है कि क्या ये जो विपक्षी कुनबा है जो पटना में, उसके बाद बेंगलुरु में जुटा, एक नाम तो दिया लेकिन आगे की चीजें अभी होनी बाकी है, तय होनी बाकी है। क्या वो लोकसभा चुनाव आते आते, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अभी 300 दिन बाकी हैं, क्या लोकसभा के चुनाव आते आते ये कुनबा अपने आप को एक साथ रख पाएगा? क्योंकि ये बेंगलुरु की जो बैठक हुई थी, इस बैठक के तुरंत बाद ही कल से लेकर आज तक लगातार विपक्षी खेमे में बंटवारे की, विपक्षी खेमे में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की और विपक्षी खेमे में जो दरअसल विभाजन है उसके बयान जो है वो आने लगे। इन सब चीजों पर, इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, पर बीते 24 घंटे से देश की राजनीति में नाम पर घमासान हो रहा है। मोदी विरोधी 26 विपक्षी दलों ने कल बेंगलुरु की बैठक में अपने महागठबंधन का नाम INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रख लिया और तब से विपक्षी खेमे में उत्साह का माहौल है। विपक्ष को लगता है कि गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया रखने के बाद 2024 की लड़ाई में वो मजबूत हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से ही विपक्ष का काम बन जाएगा? क्या यूपीए का नाम INDA इंडिया रखकर विपक्ष मोदी लहर को रोक पाएगा? इन सवालों के जवाब तो 24 के चुनाव नतीजे ही देंगे। पर आज बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष को नाम बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी?
अब तक विपक्ष यूपीए के नाम से मैदान में था, पर अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को यूपीए नाम से पीछा छुड़ाना पड़ा। दरअसल 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार अरबों रुपए के घोटालों के आरोपों में घिरी रही। क्या इस बदनामी और यूपीए पर लगे दागों से पीछा छुड़ाने के लिए ही विपक्षी गठबंधन का नाम बदला गया है? सवाल यह भी है कि क्या INDIA इंडिया नाम रख लेने से बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट हो सकेगा? विपक्षी एकता लगभग असंभव ही लगती है, क्योंकि अभी तक विपक्षी खेमे में इंडिया नाम किसने रखा इसका श्रेय लेने की भी होड़ लगी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये नाम अरविंद केजरीवाल ने रखा, तो कांग्रेस का दावा है कि ये राहुल का आइडिया है। उधर टीएमसी समर्थक सारा श्रेय ममता बनर्जी को दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश ये नाम रखने से नाराज थे और जिस तरह बेंगलुरु में उन्हें दरकिनार किया गया, उससे खफा होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा। उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे, 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था, ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं। जहाँ तक महागठबंधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी जानती है ये भ्रष्टाचारी लोगों की मुलाकात है, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, और नीतीश कुमार जी का सपना पूरा नहीं हुआ तो भाग गए। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते थे, अब जब उम्मीदवार नहीं हुए तो बेचारे क्या करेंगे? बिहार में सपना देखेंगे, दरभंगा जाके कहेंगे मैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बोल रहा हूँ। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या कहीं नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? विपक्षी महागठबंधन ने अभी अपने नेता का नाम तय नहीं किया है, लेकिन टीएमसी ने दावा ठोक दिया है कि ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমরা চাইবই তো। আমাদের নেত্রী, আমাদের সিএম একজন বাঙালি যে হয়নি কখনো, তো আমরা তো চাইবো সেটা। लेकिन पटना और बेंगलुरु की बैठक में शामिल रही सीपीएम ने ममता बनर्जी को तानाशाह कहकर बंगाल में उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, जिसके आधार पर 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो बंगाल की हकीकत है। बेंगलुरु की बैठक में हालांकि राहुल गांधी ने केजरीवाल और भगवंत मान से हाथ मिलाया, पर पंजाब में आज कांग्रेस ने भगवंत मान पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब बाढ़ में डूबा है और मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को डूबता छोड़कर बेंगलुरु क्यों गए। इस बीच भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी गठबंधन में शामिल सपा के नेता अबू आजमी का एक बयान ट्वीट करके सवाल उठाया कि जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, उन्हें इंडिया कहा जाए या एंटी इंडिया। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। तो आपने रिपोर्ट देखी, इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। 2 टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज मेरा 2 टूक का सवाल, जिसमें आज की चर्चा, आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, यूपीए से पीछा छुड़ाया विपक्ष क्यों इंडिया की शरण में आया? जी हां, यूपीए से पीछा छुड़ाया विपक्ष क्यों इंडिया की शरण में आया, ये मेरा सवाल आज का। और जाहिर सी बात है, इंडिया की शरण में यूं सबको ही आना चाहिए और हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया इंडिया की शरण में आए, लेकिन वो इंडिया भारत है, लेकिन वो इंडिया विपक्ष नहीं है। विपक्ष का इंडिया जो है INDIA, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज की डिबेट में जो मेहमान शामिल है, आइए मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज की डिबेट में जो है 5 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जयराम विप्लव जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव। मेरे साथ स्टूडियो में अजय अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं अजय अरोड़ा जी। मेरे साथ स्टूडियो में ही रमनीश वत्स जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, लेफ्ट के नेता हैं, वामपंथी विचारक हैं। और मेरे साथ अशोक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अजय अरोड़ा जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। आखिर यूपीए को तिलांजलि, यूपीए नाम को तिलांजलि देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या इसलिए क्योंकि मैं देख रहा था एक लंबी लिस्ट है, कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला,
महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला 35,000 करोड़ का, सत्यम कंप्यूटर स्कैम यूपीए के सरकार में हुआ 14,000 करोड़, स्कॉर्पियन घोटाला 1,100 करोड़, पनडुब्बी जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, टेट्रा ट्रक स्कैम जो है 3,000 करोड़ का, ये लाखों करोड़ के जो घोटाले हुए थे, क्या उसके कारण आपको लगता है कि यूपीए जो नाम है वो बहुत बदनाम है, तो इसलिए अब नाम बदलने की जरूरत पड़ी? अशोक जी, पहले तो चक दे इंडिया, शुरुआत यहाँ से होगी, चक दे इंडिया। और जहां तक आपने घोटालों की बात की अशोक जी, ताबूत घोटाला, बंगारू लक्ष्मण किस प्रकार से रिश्वत लेते पकड़े गए, कुलदीप सेंगर, किसानों की हत्या लखीमपुर खीरी, जहां तक घोटालों की बात है, जितने घोटाले अब सरकार में हुए हैं, और सियाचिन पे जब सेना को वस्त्र भेजे गए, जूते नहीं थे उनके पास, उनके पुराने स्वेटर भेजे गए, घोटालों की बात रहने दीजिए। अशोक जी, घोटाले तो हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में एनसीपी के लिए 70,000 करोड़ का घोटाला। बहनों भाइयों, आज वही वॉशिंग मशीन में गए, धुल के साफ हो गए। देवेंद्र फडणवीस, अजय जी, आपने अभी एक इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा घोटालों की बात रहने दीजिए। घोटालों की बात रहने कैसे दे? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं घोटाले की बात, मेरा मुद्दा ये आज घोटाले नहीं है, जाहिर सी बात है आप भी आरोप लगाएंगे, बीजेपी के पास भी बहुत कहने के लिए है, बाकी नेताओं, लेकिन मेरा मूल सवाल जो है उस बात को मैं फिर आ रहा हूं, ये यूपीए से जो इंडिया की शरण में यूपीए को छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एनडीए के ऊपर घोटाले के आरोप है और एनडीए के ऊपर घोटाले अगर लगेगा तो हो सकता है कल को एनडीए को भी जरूरत पड़ जाए कि भाई एनडीए बदनाम हो गया है। वो एक गाना है ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो मुझे लगा यूपीए जो है वो नाम बदनाम था, तो इसलिए आपको लगा, मेरा मूल सवाल ये है जरूरत यूपीए से शिफ्ट करनी क्यों पड़ी? अशोक जी, मैं आपकी बात को काउंटर नहीं करूंगा, आप हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि नाम बदले, भारतीय जनता पार्टी नाम बदलते रहते हैं, शहरों के नाम बदले गए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जब 2 सीटें हुआ करती थी, जब 2 भी नहीं थी, नाम था जनसंघ, हमारी कांग्रेस का नाम भी बदला गया, तो नाम समय की आवश्यकता है। हमें लगा इंडिया, भारत, जब हम भारत बोलते हैं हमारे रोंगटे, हमारे खून का संचार तेज हो जाता है, तो हमें लगा कि इस देश में जो लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के पन्नों को तार तार कर दिया है। और अशोक जी, हिंदुस्तान में पहली बार वॉकआउट होते रहे हैं, सदन में, लोकसभा के मंदिर में वॉकआउट होते हैं, हमारी सरकारों में भी वॉकआउट होते हुए पहली बार इतिहास में सत्ता पक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। जब अडानी के मामले में हमने जेपीसी की मांग की, इतिहास में पहली बार, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि सत्ता पक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया 7 दिन लगातार। तो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई ना? बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या हो गई। लेकिन आज तो वृंदा करात जी ने कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं बचा है, और ममता बनर्जी तानाशाह हैं, आप उन्हीं ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। बिल्कुल अशोक जी, मैंने कहा ना, समय के अनुसार जिस प्रकार से एनडीए के अंदर, एनडीए सुनिए, एनडीए में ओपी राजभर, ये वही ओपी राजभर हैं जो भर भर के गालियां प्रधानमंत्री जी को, हमें अच्छा नहीं लगता था, हम भले विपक्ष में हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देते थे, अकाली दल इनके पीठ पे छुरा घोंपा, शिवसेना। आप कह रहे हैं राजनीतिक अवसरवादिता सब जगह होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम बदलने पर ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं जयराम विप्लव आपके पास हूं, मैं एक चीज सिर्फ एक और मेरा सवाल है, वो मैं जल्दी से पूछ लेता हूं अजय जी, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी को तो जानते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। शर्मिष्ठा मुखर्जी मेरे ख्याल से देश भी जानता होगा, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के बड़े नेता जो बिल्कुल बिल्कुल उनकी बेटी हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी। लंबे समय से वो कांग्रेस में भी रही, लेकिन बाद में वो जो है अलग हो गई और वो फिलहाल राजनीति में नहीं है। लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट किया है, और मुझे लगता है उनका वो ट्वीट हर किसी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मुझे लगता है जो समझ शर्मिष्ठा मुखर्जी में है, वो समझ, मुझे आज ये सवाल लगता है कि वो समझ विपक्ष के बाकी नेताओं में वो समझ कहां गई थी। जाहिर सी बात है,
शर्मिष्ठा मुखर्जी ज्यादा समझदार हैं, शायद इसीलिए उन्होंने राजनीति से अपने आप को अलग भी कर लिया। लेकिन उनका ट्वीट जो है, उनका ट्वीट जरा स्क्रीन पर दिखाइए। उनका ट्वीट जो है वो देश को देखना चाहिए और उन्होंने क्या कहा ये जरूर देखना चाहिए। उन्होंने INDIA इंडिया उन्होंने लिखा, शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं क्रिएटिव एंड प्रोवोकेटिव, क्रिएटिव और प्रोवोकेटिव, बट व्हाट इफ द अलायंस फेल्स, ब्रेकअप, न्यूज विल बी इंडिया फेल्स, इंडिया ब्रेक्स अप। यानी वो लिखती हैं कि अगर ये विपक्षी अलायंस कल को चुनाव हारता है तो खबरें क्या बनेंगी, भारत हार गया। और अगर ये विपक्षी अलायंस बिखर जाता है तो खबरें क्या होंगी, भारत टुकड़े टुकड़े हुआ, भारत बिखर गया। ये समझ जो है भारत का नाम इस्तेमाल करने के पीछे क्या खतरे हो सकते हैं, इन खतरों को शर्मिष्ठा मुखर्जी ने समझा। लेकिन दुर्भाग्य से जो 26 पार्टियां बैठी थी बैंगलोर में, वहां पर इसको कोई समझ नहीं पाया कि इसके खतरे क्या हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस है। पर जयराम रमेश, आप माफ कीजिएगा, जयराम रमेश मुझे याद आते हैं, मेरे साथ जयराम विप्लव हैं, जयराम रमेश नहीं है। जयराम विप्लव जी, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई नाम तो आपके भी बदले हैं, आप लोग शहरों के नाम बदलते हैं, दूसरी तरफ जो है आपके गठबंधन में भी इसी तरह से होता है, इधर कहीं कीट कहीं का रोड़ा, फिर आप जो है विपक्ष को लगातार हमले करते हैं। बाकी जब आप करते हैं तो वो सही है, विपक्ष करे तो वो खराब हो जाता है। सबसे पहले तो अशोक जी इसका जवाब देना बहुत ही जरूरी है कि शहरों के नाम बदलते हैं, शहरों के नाम बदले नहीं जा रहे, पुनर्स्थापित किए जा रहे, उनके उन्हीं के ऐतिहासिक नामों के साथ फिर से उसको जोड़ा जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आपने देश या दुनिया में कहीं, मतलब शायद कहीं सुना होगा किसी ने कंस नाम रख दिया, किसी ने रावण नाम रख दिया, किसी ने किसी असुर के ऊपर नाम रख दिया, और आजकल तो लोग पप्पू नाम रखने से भी घबरा रहे हैं। ठीक, अब कारण क्या है कि जो बदनाम हो चुका, जैसे आपने उदाहरण दिया मुन्नी, अब मुन्नी नाम को इस तरीके से गानों में इस्तेमाल किया गया कि आम लोग अब अपने बच्चों का नाम नहीं रखेंगे। तो जब नाम बदनाम हो जाए तो नया नाम रख लो, या किसी चीज की लिगेसी का, किसी नाम के पीछे के छुपे हुए इमोशन को जोड़ने के लिए नाम रख लो। कांग्रेस पार्टी कुछ भी नया नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी का आधार है नेहरू परिवार, और इन्होंने नेहरू परिवार को गांधी परिवार बना दिया। आजादी की लड़ाई में जिस संगठन का उपयोग हुआ, उस संगठन, गांधी जी के मना करने के बावजूद उस संगठन को राजनीतिक संगठन बना लिया, कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो आज ये इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको इंडी अलायंस कहता हूं। आप इंडी अलायंस, INDIA फॉर अलायंस पढ़ने का तरीका है, जैसे चाहे वैसे पढ़िए, लेकिन ये औपनिवेशिक मानसिकता को पढ़ने का समय है जो कांग्रेस पार्टी और उनके पिछलग्गू दलों में अभी तक विद्यमान है। वो चश्मा उतारना पड़ेगा तो भारत का विकास दिखेगा, वो सच्चाई दिखेगी। जयराम विप्लव, ईमानदारी से बताइए, क्या ये नाम रखने से आप लोगों की थोड़ी मुश्किलें बढ़ नहीं गई हैं? अब आप कैसे बोलेंगे कि इस अलायंस को हराने के लिए क्या बोलेंगे आप? ये लोग तो गली गली गाएंगे जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। मैंने कहा ना कि इसको कई तरीके से लोग कह रहे हैं, इसको इंडी अलायंस कह सकते हैं। और रही बात नाम बदलने से, ना तो चरित्र बदलेगा ना चेहरा बदलेगा, चेहरे वही है जो भ्रष्टाचार में लिपे पुते हुए हैं, कोई जेल में है, कोई बेल पर है। इन चेहरों का चरित्र जनता के सामने नहीं बदलने जा रहा है। और एक और बात मैं कह दूं, अगर ये उपनिवेश का चश्मा उतार कर फेंकेंगे, अगर ये दल परिवार का चश्मा उतार कर फेंकेंगे, अगर ये जातिवाद का चश्मा उतार कर फेंकेंगे, तब ये सच्चाई देख पाएंगे कि देश की आज एक बड़ी आबादी नरेंद्र मोदी जी के साथ 2014 से लगातार है। और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इनको बता दूं, इनका सारा नैरेटिव इसी चीज पर है ना कि सारे विपक्षी दल एक हो जाएंगे, एक इनका संयुक्त उम्मीदवार होगा और एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई ये करवाएंगे और ये जीत जाएंगे। 2019 में 224 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले 50% से अधिक मत प्राप्त करके सरकार बना चुकी है। और इस तरह के 50
प्लस वाली सीटों का आंकड़ा 2024 में ठीक है, बढ़ने जा रहा है। ये मैं एक मिनट अजय जी रुकिए, क्योंकि ये विषय है, क्योंकि ये पूरा जो अलायंस बना है ये इस उम्मीद में बना है कि अगर एक के बदले एक के मुकाबले में एक उम्मीदवार होगा तो बीजेपी को हराया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, ये जो अभी रणनीति बन रही है विपक्षी खेमे में वो ये है कि लगभग 400 सीटें, 400 से ज्यादा सीटें ऐसी कर दो जहां पर बीजेपी के सामने सिर्फ एक ही विपक्ष का कैंडिडेट हो तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में 2+2 4 भी नहीं होता। और दूसरी बात यह भी है कि ऐसी 220 से ज्यादा सीटें हैं जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में अकेले अपने दम पर 50% से ज्यादा वोट लिया था। यानी यहां पर अगर संयुक्त विपक्ष एक हो जाएगा तब भी बीजेपी को 2019 के आंकड़े के तहत नहीं हरा पाएगा। तो यह भी अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। पर विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा पहली आपसे टिप्पणी जो है, मैं अभी तो विपक्ष में श्रेय लूटने की होड़ है। अलग अलग नेता ममता दीदी के चाहने वाले कह रहे हैं ये इंडिया नाम जो है ममता दीदी ने दिया, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ओपनली कह चुकी है कि भाई ये आइडिया राहुल जी के दिमाग से निकला था। वो तो अलग बात है, चलिए आप लेफ्ट की तरफ से कोई श्रेय लूटने की बात नहीं हुई, आप लोगों ने श्रेय नहीं लूटा। लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी के ट्वीट पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राइटिंग फॉर द हेक ऑफ राइटिंग, कई बार हम बोलते हैं और लिखते हैं सिर्फ मात्र बोलने और लिखने के लिए, जिसका मतलब नहीं होता। अब इंडियन एयरलाइंस अगर लॉस में चली गई तो क्या इंडिया लॉस में चला गया? ऐसा तो नहीं होता ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम घाटे में चले जाएगी तो क्या हिंदुस्तान घाटे में चला जाएगा? तो इंडिया नाम या अपने देश का नाम लोग प्रेम से रखते हैं, अपनी कंपनियों का नाम, अपने वेंचर्स का नाम और अपने नए नए प्रोग्राम्स का नाम जो देश में प्रगति के लिए लोग करना चाहते हैं, तो देश से लोग प्रेम करते हैं तो यूज करते हैं। तो इसमें हार और जीत का क्या मतलब हो गया? अगर यह नाम रखा गया है तो एक अच्छी मंशा से रखा गया है कि भाई व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया हमने स्कूल में पढ़ा था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि आप यूनिफाइड सिविल कोड ले आइए। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। यह है आइडिया ऑफ इंडिया। इसलिए इंडिया नाम रखना इस गठबंधन का यह गहरी सोच के तहत है। यह कोई झटके से नहीं रखा गया है। ये सोच के समझ के कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, किन मुद्दों पे हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हैं, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हैं, क्या गलत हो रहा है, देश को किस गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तब इंडिया नाम आया। शर्मिष्ठा मुखर्जी को क्या मालूम? घर बैठ के ट्वीट डालने से थोड़ी ना बातें हो जाती हैं। और इनको जयराम विप्लव जी आप सुन लीजिए, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और बड़े कान खोल करके सुन लीजिए आप। और ये आपने बिल्कुल सही बात कही अशोक जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं कि भाई 2 और 2 4 हमेशा नहीं होते। तो वो सिंगल कैंडिडेट जो अगर आपस में फेस करेंगे वो ठीक है, वो एक अलग बात है। मैं उस पे आऊंगा, विवेक जी मैं आऊंगा, मैं उस विषय पे भी आऊंगा, उस विषय पे भी मैं बात करूंगा। लेकिन मेरा एक मिनट जयराम विप्लव, एक मिनट, मेरा एक सवाल है कि आपने अभी कहा कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया की बात करी, आपके उस आइडिया ऑफ इंडिया में ममता बनर्जी कितना फिट बैठ रही है? देखिए, मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूं, यह सवाल हमसे बहुत बार मीडिया पूछता है कि साहब आप कांग्रेस से केरल में लड़ रहे हैं और पहले बंगाल में भी लड़ते थे, आज आपका गठबंधन हो रहा है बंगाल में और बिहार में। हमारा यह मानना है कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स एक डिफरेंट इश्यू है। हम अटैक करते हैं कांग्रेस को, हमने उसके प्राइवेटाइजेशन की नीतियों को भी अटैक किया, लेकिन हमारा मानना है कि कांग्रेस का एक योगदान है देश के अंदर, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने अगर सबसे ज्यादा रूल किया 70 सालों में तो देश के सेकुलर फैब्रिक को और मतलब आप बंगाल में ममता दीदी को अटैक करते हैं, लेकिन आप मानते हैं ममता दीदी का राजनीति में, देश की राजनीति और बंगाल के लिए उनका योगदान है? नहीं, वो अगर आ रही हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बैठ रही हैं और हमारे नेता भी जा रहे हैं, बातचीत चल रही है। बाद में क्या समीकरण बैठेंगे, क्या सीट एडजस्टमेंट किसके साथ होता है, उनका योगदान है कि नहीं? आपने कांग्रेस को लेकर जिस आत्मविश्वास से कहा कि हम कांग्रेस से लड़ते हैं केरल में, लेकिन कांग्रेस का योगदान है, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं उसी आत्मविश्वास में आप बताएंगे कि ममता दीदी का भी देश की राजनीति में और बंगाल को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करता अशोक भाई, स्ट्रेट और बेबाक बोलने वाला आदमी हूं। बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप इमरजेंसी के टाइम पे जो ये सब इकट्ठा हुए थे बहुत सारे दल जिन्होंने जनता पार्टी बनाई थी, उस सिचुएशन को ले लें, या आज के समय हम इंडिया बना करके जो लड़ने की कोशिश एनडीए से कर रहे हैं इसको ले लें। इसमें अपने कांग्रेस के साथ समस्याएं हैं आम आदमी पार्टी की कुछ राज्यों के अंदर, लेकिन उनको खत्म किया जाएगा। जहां जहां समस्या है अभी कवायद चल रही है कि डिफरेंसेस को खत्म करके किसी तरीके से जो देश के ऊपर भाजपा नाम का बड़ा खतरा है, तो ममता दीदी से आप अपने डिफरेंसेस साफ करेंगे, उनसे जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करने की कोशिश होगी, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, अब देखिए बातचीत चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पे सब आ रहे हैं। ये तो हमारे पॉलिट ब्यूरो सेक्रेटेरिएट जो पार्टीज के हैं, सर अभी आपने कहा साफ गोई से बात करते, तो मैं आप सीधा पूछ रहा हूं। देखिए, क्योंकि अभी वृंदा करात जी का बयान बड़ा स्पष्ट है। वो कह रही है ममता तानाशाह हैं, और वो कह रही है कि वो जिस तरह से चल रही है हम नहीं चल सकते, बंगाल में हम हाथ नहीं मिलाएंगे। सीताराम येचुरी कह चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप लोग हाथ मिलाएंगे, और आप मानते हैं कि ममता दीदी का भी देश की राजनीति में कोई योगदान है, या फिर आप वहां लड़ते रहेंगे, यहां साथ बैठ जाएंगे? कोई स्टेट लेवल पर हमने उनके खिलाफ विधानसभा में लड़ा, पंचायती राज के चुनाव लड़े, अभी वायलेंस हुई, हमने हर प्लेटफॉर्म पे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोला। कम्युनिस्ट पार्टियों का अपना एक वर्चस्व है, ये एक सच्चाई। दूसरी सच्चाई, नेशनल पॉलिटिक्स पे अगर हम आते हैं तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे सब लोग बात कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व हर राज्य के अंदर क्या समीकरण बैठेगा, कौन सी पार्टी क्या सीट लेगी, किसका किससे तालमेल होगा, इस स्टेज पे अभी बातें नहीं आई है। अभी तो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी कह रहे स्टेज पे बातें नहीं आई, लेकिन टीएमसी बहुत आगे निकल गई है। टीएमसी के प्रवक्ता ने, ये तो आज उनकी सांसद ने बयान दिया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, टीएमसी के प्रवक्ता ने कल मेरे इसी 2 के शो में बड़े साफ गोई से कहा था कि ममता दीदी नेतृत्व करेंगी, वो विपक्षी गठबंधन का भी नेतृत्व करेंगी, वो देश का भी नेतृत्व करेंगी। तो फिर भाई 5 सेकंड, हर प्रवक्ता का अपनी पार्टी के प्रति एक प्रेम और इमोशंस होते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसकी पार्टी का नेतृत्व हो, लेकिन 2004 में मैं आपको याद दिलाता हूं, जब इंडिया शाइनिंग हटाया गया, वाजपेयी हारे, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, गठबंधन के साथ लड़े थे, जीतने के बाद कांग्रेस ने भी निर्णय लिया, और सबसे बड़ी पार्टी थी एक नए आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कांग्रेस ने निर्णय क्यों लिया था, किन परिस्थितियों में, उसमें नहीं जाना चाहता। ये बात तय है कि अगर कांग्रेस को उन परिस्थितियों में मनमोहन सिंह अगर नहीं बनाए गए तो क्यों बनाए गए, और अगर उस वक्त सोनिया गांधी नहीं बनी प्रधानमंत्री तो क्यों नहीं बनी, वो एक अलग व्याख्या है। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये तय था कि अगर उस वक्त यूपीए जीती, कांग्रेस जीती, तो एक तरह से कांग्रेस सोनिया गांधी को ही प्रधानमंत्री के, हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे, यहां पर उन्होंने पिस्टल, उन्होंने गठबंधन के दलों को लेकिन अकोमोडेट किया। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, तो इतना ये जो जितना सरलता से आपने कहा, उतना सरलता से होता नहीं है जब नेता के चयन की बात आती है। ठीक है, ये आप लोगों के अपने वो हैं, आप लोग, लेकिन आपने पंजाब को लेकर भी क्लीन चिट दे दी, तो मैं बता दूं, पंजाब को लेकर प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा साफ कहा है। उन्होंने आज सीधा भगवंत मान पर हमला बोला है। वो कह रहे हैं भगवंत मान किससे पूछकर बैंगलोर चले गए, जबकि पंजाब पानी में डूबा हुआ है, और ये बड़ा साफ है। मैं सिर्फ अपने दर्शकों के, और ये रमनीश एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते भी, और एक पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, और एक राजनीति में जब मैंने इतने समय से काम किया, उसको लेकर के मेरा एक बड़ा अनुभव है कि नेता ऊपर मिल लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नीचे मिलेंगे। वो ऐसा, मैं इसीलिए कह रहा हूं 2+2 4 नहीं होता। अगर अरविंद केजरीवाल ने और अगर राहुल गांधी ने हाथ मिला लिया, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस का झंडा उठाते दिखेंगे, और कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी का झंडा उठाते दिखेंगे। ऐसा होता नहीं। उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं कि बड़े अलायंस हुए, लेकिन वो अलायंस जो है जमीन पर नहीं हुए। इसी में सपा और बसपा के बीच जो गठबंधन हुआ था, उनकी सरकार थी, लेकिन उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के जान के प्यासे थे। और पश्चिम बंगाल में भी यही हाल है। आज कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की टीएमसी हत्या कर रही है। आज लेफ्ट कह रहा है हमारे कार्यकर्ताओं की टीएमसी हत्या कर रही है, और यही टीएमसी कहती रही है हमारे कार्यकर्ताओं को सीपीएम सीपीआई के लोग मारते रहे हैं। ऐसे में यह अलायंस जमीन पर कितना होगा, यह बड़ा सवाल है। रमनीश, सबसे पहले मैं अशोक जी आना चाहता हूं कि यूपीए की जगह इंडिया का नाम देने की जरूरत क्या थी, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। तो यूपीए में देखिए किस तरह का कलंक इन्होंने पिछले 70 सालों में जो लगा हुआ है, जो दाग है, उसको आखिर कैसे धोएंगे। धोने का प्रयास तो कर रहे हैं, हालांकि जो दाग लगा भ्रष्टाचार का,
परिवारवाद का, वंशवाद का, तुष्टीकरण का। और ये लगातार ये जो दाग लगे हुए हैं, उसी दाग को धोने के चक्कर में इन्होंने इंडिया का नाम दिया। हालांकि ये श्रेय तो लेने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया, राहुल गांधी, कांग्रेस कहती है कि हमने ये जो हमारा विचार है, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये हमारा आइडिया था, ममता बनर्जी का कहना है हमारा आइडिया है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो नाम में ही अभी फैसला नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये किसका है फैसला, ये आइडिया किसका था। उसके बाद देखिए अरविंद केजरीवाल, इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका मैं देख रहा हूं। किस रूप में देख रहा हूं? एक कुशल नेतृत्व तो हो या ना हो, लेकिन वो भविष्यवक्ता बहुत अच्छे हैं। जैसा कि वो उनका कहना है कि राष्ट्र तभी नंबर 1 बनेगा जब देश के सभी नेता एक साथ आएंगे, तो राष्ट्र नंबर 1 नहीं बन सकता है। जब अलायंस इंडिया के 130 करोड़ जनता एक साथ आ जाएंगे तो देश नंबर 1 बनेगा। इसका मतलब है कि मोदी जी के साथ तो वो जनता है, ये बात दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्र के सबसे बड़े बड़े नेता तो इस अलायंस में दिख रहे हैं। फिर दूसरी बात में आना चाहता हूं, पीएम का फेस कहां है? ममता बनर्जी के कार्यकर्ता कहते हैं कि ममता होने से फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए बहुत फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता, हम लोग के पास बड़े चेहरे हैं, जब चुनाव आएगा उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे। चुनाव के बाद सबसे बड़ी बात मैं अशोक जी इनके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 70 साल में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, हमेशा कांग्रेस के जितने भी नुमाइंदे प्रवक्ता आते हैं एक ही बात कहते हैं, दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित। अरे इन चारों के बारे में आप बात करते हैं तो 55 साल में चने भून रहे थे ये लोग। ये लोगों ने इन लोगों के लिए सोचा क्यों नहीं? इसके बावजूद भी दलितों की चिंता है, पिछड़ों की चिंता है, वंचितों की चिंता है, तो इनकी गरीबी इन्होंने दूर क्यों नहीं करी? यदि गरीबी दूर करने का प्रयास किया 9 साल में, आप देखिए ना कि 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था यदि आ गई तो कैसे आ गई? आप ये बताइए कि 17 एम्स यदि बने तो किसने बनाए? इसके बाद में 12 करोड़ शौचालय यदि बनाए। मैं जानना चाहता हूं कि महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं संध्या तक इंतजार किया करती थी कि संध्या होगी तो हम शौचालय के लिए जाएंगे। ये आपने दुर्दशा कर दी थी कांग्रेस ने। 55 साल शौचालय बनाए गए। अजय जी बोले, रिस्पॉन्स कीजिए। अजय जी रिस्पॉन्स कीजिए। मोदी जी की देन है। 3.5 करोड़ मकान बनाए गए पहली बार, इन 9 सालों में बनाए गए। अजय जी का सुन लीजिए, अजय जी को काउंटर बनाए गए, मोदी जी की देन है, ना कि कांग्रेस की। आपने 9 वर्षों में आपने 55 साल की बात की, मैं कह रहा हूं 56 इंच के सीने ने महंगाई खत्म कर दी, बेरोजगारी खत्म कर दी, किसानों की दशा ठीक कर दी, किसानों की हत्या नहीं की, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। भारत की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही ब्रिजभूषण के खिलाफ, अब जेल में है, जेल में होने चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आपने जो कहा, आपने परिवारवाद की बात भी की थी, मैं उसका उत्तर भी देना चाहूंगा अशोक जी। अजय जी एक मिनट, हाँ अजय जी एक मिनट, आपने जितनी घटनाएं उनमें मैं चीज जोड़ दूं। आपने सारी पुरानी घटनाएं गिनाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट घटनाएं थी। आज की 2 घटनाएं आज ही घटी हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक राजस्थान में बाकायदा कांग्रेस की जो विधायक है उन्होंने कहा है कि मैं एमएलए होने के बावजूद मैं अपने आप को राजस्थान में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। वो कांग्रेस की महिला सांसद है, वो कह रही है महिलाओं का हाल राजस्थान में यह है कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी बच्चे हैं वो नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये आज की घटना है सर, जो आपने गिनाई वो पुरानी घटना है, आज की घटनाएं भी हैं। अशोक जी, घटना आज की हो या 1 महीने पुरानी हो, घटना है। भारत की बेटियां जब चक दे इंडिया, मैं इंडिया का नाम ले रहा हूं, जब जीत के आती है ओलंपिक पे तिरंगा, भारतीय भारत की बेटियां जीत कर आती है, समझ में आता है। नहीं, वो चक दे इंडिया जीत के सब समझ में आता है, लेकिन नहीं उनके साथ शोषण। अरे तो मैं शोषण तो मैं तो कह रहा हूं, आपकी महिला विधायक कह रही हैं कि भाई राजस्थान में हम और प्रियंका वाड्रा कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपकी विधायक नहीं लड़ पा रही हैं। देखिए वो कह रही है मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। ये कैसा आइडिया ऑफ इंडिया? अशोक जी, मैं उस विधायक को अन्यथा नहीं ले रहा, आप कह रहे हो, मैं काउंटर नहीं कर रहा। उस विधायिका ने कहा और लोगों ने देखा। जहां तक पूरे राजस्थान की बात है, अब अशोक जी राजस्थान में सरकार इनकी नहीं है, इनकी हिमाचल में नहीं है, इनकी कर्नाटका में नहीं है, इनकी अब इनको क्या चाहिए? जब हम यूपी की बात करते हैं अशोक जी,
जब हम यूपी की बात करते हैं ये सीधा राजस्थान पे आ जाते हैं। हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं ये सीधा राजस्थान पे आ जाते हैं। राजस्थान का मुद्दा आज बीजेपी ने नहीं बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी विधायक ने आके बनाया है, और तब बनाया जब एक 6 साल की बच्ची को वहां पे जिंदा जला दिया गया, परिवार को जिंदा। उसके बाद महिला ने कहा है, उसके बाद आपकी विधायक कह रही है कि मैं राजस्थान में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। जब हाथरस की घटना घटी अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उसने क्या बयान दिया कि अति निंदनीय, रात रात में महिला को जला दिया गया। तो जहां तक पार्टी विशेष की बात है, एक विधायका की बात है, हम इसको मान भी लेते हैं। एक गलत चीज का विरोध करना अच्छी बात है। अगर बीजेपी की एक नेता ने गलत चीज का विरोध किया उसके लिए पीठ तब, लेकिन अगर आपकी विधायक ये कह रही है कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं, तो मुझे लगता है राजस्थान के मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो अपने नेताओं को, महिला विधायकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप सोचिए एक बेचारी आम महिला कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। बिल्कुल अशोक जी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जब बलात्कार किया, बलात्कार के केस में गए, तो पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं, मैं नमन करता हूं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को, जिन्होंने कुलदीप सेंगर को कहा कि हम यूपी में सुरक्षित नहीं है। अगर हमारे विधायक, हमारे नेता चित्यामंदन जी अगर ऐसे काम करेंगे हम कहां जाएंगे। तो वो भी बेटी हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को, बेटी को अपनी बेटियां मान रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की नेताजी ने ही तो कहा था लड़के हैं, लड़की से गलती हो जाती है। उसके बाद राहुल भैया गए थे ना अखिलेश भैया के साथ, गठबंधन किया था ना, बंटाधार करके आ गए। यही चीज उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया। उद्धव ठाकरे का बंटाधार कर दिया उन्होंने। उद्धव ठाकरे का जो आज बंटाधार है, जो उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र में लगा है, न घर के न घाट के, उसकी भी देन राहुल गांधी है। राहुल गांधी शुक्र मानिए, हम तो इस बात को शुक्र मानते हैं कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। एक बार फिर मैं विषय पर लौटना चाहूंगा। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए, अशोक यादव, उनके पास भी आऊंगा। आइडिया ऑफ इंडिया की बात चल रही है, उस इंडिया की बात चल रही है जिसका जो INDIA, जो इंडिया जिसका नाम विपक्ष ने रखा, उसकी बात हो रही है। मैं आऊंगा उस पर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद अशोक यादव जी आप ही के पास आऊंगा सीधा, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम बात कर रहे हैं जिस तरह से विपक्ष ने अपना नाम बदला, यूपीए से अब जो है INDIA इंडिया नाम पर आई है, उसी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्या नाम बदला? नाम तो बदला, पर नाम बदलने से क्या विपक्ष का काम बनेगा? 2024 में क्या विपक्ष को इस नाम का फायदा मिल सकता है? इससे क्या एक एज मिलेगी? क्या इससे बीजेपी को हराना, मोदी लहर को रोकना आसान हो पाएगा? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता हैं, रमनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं, वामपंथी विचारक हैं। अशोक यादव जी, अभी क्योंकि इंडिया नाम आ गया और इसीलिए आइडिया ऑफ इंडिया की बात चलने लगी और लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया का विरोध कैसे कर सकते हो? कांग्रेस की प्रवक्ता तो ये भी कहेगी जो इंडिया का यानी कि जो विपक्ष का विरोध करे उसको दरअसल जो है पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष का विरोध करने वालों को अगर पाकिस्तान चला जाना चाहिए तो फिर जो है फिर ये तानाशाही नहीं, एक मिनट रमनीश जी, तो फिर ये तानाशाही नहीं हुई तो क्या है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आइडिया ऑफ इंडिया की बात चल रही है, तो आइडिया ऑफ इंडिया में वंदे मातरम आपके नेता तो कहने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहते हैं वंदे मातरम भी हम नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे आप सर? देखिए अशोक सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देश हमारा है, इसका नाम इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है, तमाम तरीके से इसको बोला जाता है। लेकिन इस देश में एक फिल्म बनी थी जिसमें एक गाना था
ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे पर बिंदिया, ये मेरी इंडिया। तो हिंदुस्तान की जनता इंडिया को अपने माथे पर सजा के रखती है और इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की जनता कभी इंडिया को झुकने नहीं दिया, कभी इंडिया को हारने नहीं दिया। अपना एड़ी से चोटी तक का जोर हिंदुस्तान की जनता ने लगा दिया इंडिया को जिताने। अशोक जी, इंडिया हारे ये कोई नहीं चाहेगा। सुनिए अशोक जी, इंडिया हारे कोई नहीं चाहेगा, लेकिन जब मैं यहाँ इंडिया कह रहा हूं तो मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं विपक्षी अलायंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि विपक्षी अलायंस को जिताने और हराने वाले आप और हम नहीं होते, वो देश की जनता वो तय करेगी। लेकिन अभी आपने क्योंकि फिल्म की बात करी, सिनेमा की बात करी, तो मैं आपको एक मिनट जयराम जी, मैं आपको एक और सिनेमा याद दिला दूं। एक फिल्म आई थी, बहुत बहुत पॉपुलर फिल्म थी और पुरानी फिल्म है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। उस फिल्म का नाम था आनंद मठ, और उसका जो गाना था वंदे मातरम, वो जो गाना बजता था ना, तो लोगों की जो एक एक जो रोम है वो खड़ा हो जाता है। आज भी एक एक रोम जो है वो ऐसे जो है उसमें ऐसे भारत को लेकर, भारत के प्रेम को लेकर रक्त का संचार बढ़ जाता है आज भी वो गाना जब देखते हैं। लेकिन आपके नेता तो कहते हैं हम वंदे मातरम बोलेंगे ही नहीं। मैं तो वो पूछ रहा हूं, ये कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है? अशोक सर देखिए, यही हिंदुस्तान है, यही इंडिया है जहां देश की आजादी के 26 साल तक इस आरएसएस वालों ने नागपुर मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया। अरे 2 बच्चों ने तिरंगा फहरा दिया। सर 26 साल तक नहीं फहराया, आज फहरा रहे हैं। सर सुनिए अशोक जी, सुनिए, एक मिनट, 26 साल तक नहीं फहराया, आज फहरा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आपके नेता आज कह रहे हैं, आज उनका बयान है वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, ये आइडिया ऑफ इंडिया है। अबू आजमी और एक नेता नहीं, ये रमनीश जी ने ठीक याद दिलाया, ये आपके एक नेता नहीं, अबू आजमी नहीं, आपके एसपी हसन कह चुके हैं, कई नेता कह चुके हैं। एक मिनट 2 मिनट का मौका दीजिए। बोलिए। हाँ अशोक जी बोलिए। देखिए है क्या कि सबको अपनी अपनी तरह से आस्था रखने का, सम्मान देने का, पूजा करने का। कौन सी आस्था है? देखिए बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सम्मान देने का एक तरीका होता है। हम अगर सम्मान देने का तरीका भारत को जैसे हमें सम्मान देना है, हम दिल से सम्मान देंगे भारत को। हम भारत माता की जय कह करके भारत को बेचने का काम नहीं करते हैं अदानी के हाथों। आप वंदे मातरम में तकलीफ क्या, मैं पूछ रहा हूं, आप अपनी तरफ से सम्मान दीजिए। मुझे बताइए वंदे मातरम में किसको तकलीफ हो सकती है? जिस नारे को लगाते हुए लोग जो हैं फांसी के फंदे पर चढ़ गए, और वो वंदे मातरम क्या है? वो जिस इंडिया के नाम पर आपने इंडिया रखा है ना, वो वंदे मातरम उसी इंडिया को मां कहता है मां है मेरी, ये भारत है, इसलिए मैं इस मां को प्रणाम करता हूं। और आपके नेता कहते हैं कि हम इसको मां नहीं मानते, हम इसको जो है प्रणाम नहीं करेंगे। भारत माता की जय, इसमें परहेज इन्हीं के नेता को, शफीकुर रहमान को होता है, एसटी हसन को होता है। एसटी हसन को हमने सुना है 15 अगस्त में राष्ट्रगान नहीं गा पाए, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इनकी आस्था कितना ज्यादा है। रमनीश एक बार उनकी बात बोलिए। आप प्लीज कुछ इस तरह का बात मत करिए कि मैं भी आपको इंटरप्ट करता फिरूं। नहीं बोलिए, आप बोलिए मेरे सवाल का जवाब लेकिन मैं जानना चाहता हूं। ये फ्रीडम है हमारे पास कि हम किसका सम्मान कैसे करें। हमें सम्मान करना है और तरीका हमारा होगा, हम कैसे सम्मान करेंगे। हमें वो तरीका भारतीय नहीं सीखना अशोक जी। सर वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी जब पैदा भी नहीं हुई थी वंदे मातरम तब आया था। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जिसको मर्जी जैसे सम्मान दे, लेकिन आप ये कहें कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, और वो भी आप विधानसभा के अंदर जब वंदे मातरम चल रहा हो तब आप कहें। और आपके एक सांसद मुझे अच्छी तरह से याद है, वो बाकायदा संसद भवन से जब संसद के अंदर बाकायदा वंदे मातरम गाया जा रहा था तो वो उठते हुए चले गए थे और कहा कि मैं नहीं खड़ा होऊंगा। और इससे बड़ा आप सोचिए, राष्ट्रगीत पर, राष्ट्रगान पर खड़ा होना, उसके सम्मान में खड़ा होना। आप अगर इतना सम्मान, एक मिनट, अगर आपके नेता इतना सम्मान राष्ट्रगान को, राष्ट्र गीत को नहीं दे सकते तो राष्ट्र को क्या सम्मान देंगे? फिर आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? देखिए अशोक जी, हम लोग समाजवादी लोग राष्ट्र को सम्मान देने के मामले में सबसे नंबर 1 पे रहते हैं। सबसे ज्यादा समाजवादी लोग समाजवादी की संज्ञा ना दें, परिवारवाद की संज्ञा दें। सपा में, समाजवादी पार्टी में 36 के 36 लोग जो है
मुलायम सिंह यादव के परिवार, अखिलेश यादव जी के परिवार से आते हैं। काहे की समाजवाद भाई, काहे की समाजवाद की संज्ञा आप दे रहे हैं? आप परिवारवाद की संज्ञा दें आप, परिवारवाद से शुरू परिवार, क्यों हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है क्या? अखिलेश यादव हम तो नहीं, मैं जानना चाहता हूँ अशोक जी, एक सेकंड में आप मुझे टाइम दे दें। क्या मेरे में अंदर वो क्षमता नहीं है? अखिलेश यादव हमें क्यों नहीं प्रतिनिधित्व करने देते? आप अपने परिवारवाद को क्यों ले रहे हैं? आप अपने परिवार, सुनिए परिवार, लालू यादव एक मिनट वापस आइए, दोनों लोग जाइए। देखिए परिवारवाद पे एक मिनट, समाजवाद की रुकिए सर, रुकिए एक मिनट, मैं यहाँ पर परिवारवाद पर एक मिनट, अशोक जी प्लीज, मैं यहाँ परिवारवाद पर या समाजवाद पर चर्चा करने के लिए नहीं आया। सुनिए मैं आज, अरे अशोक जी सुनिए प्लीज, मैं परिवारवाद और समाजवाद पर चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मेरा एक बड़ा वैलिड सवाल था, क्योंकि इंडिया से आइडिया ऑफ इंडिया पे डिबेट चल रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा सीधा सवाल ये है, नहीं सुनिए अशोक जी, मेरा सीधा सवाल ये है, आप कभी परिवारवाद में, आप संघ में, आप तिरंगे में, आप जगह जगह जा रहे हैं, पर मेरा सीधा सवाल जो है, अगर आप नहीं आज उसका जवाब देना चाहते, ये ठीक है, देश की जनता देखे तय कर, बिल्कुल ठीक है, वो आप नहीं देना चाहें उसको ना दें, लेकिन मेरी डिबेट को इधर उधर ना ले जाएं प्लीज, क्योंकि मेरे पास और भी मुद्दे हैं जिन पर मैं आज बात करना चाहता हूं। लेकिन ये बात तो तय है कि आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है जिसमें आप कहें वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, हम राष्ट्रगान चल रहा होगा तो हम उसका अपमान करते हुए धड़धड़ाते निकल जाएंगे। ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, और अगर आपको इंडियन नाम रखना है तो आपको अपना आइडिया ऑफ इंडिया बदलना पड़ेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है अशोक जी। हम लोग देश के ऊपर, देखिए सर, मैं किसी की देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं कोई कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह नहीं कह रहा हूं कि आप इंडिया को मारेंगे तो पाकिस्तान चले जाएं। मैं कांग्रेस के उस आइडिया ऑफ इंडिया से कतई सहमत नहीं हूं कि आप इंडिया को जिताने की बात करें, नहीं तो आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। मैं कांग्रेस की उस प्रवक्ता का आइडिया ऑफ इंडिया से सहमत नहीं हूं, और इसलिए मैं आपको भी देशद्रोही नहीं कह रहा हूं, ना मैं आपके नेताओं को कह रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए अशोक जी, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आप वंदे मातरम नहीं गाओगे तो ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, आप वंदे मातरम का अपमान करोगे, ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। चलिए मुझे डिबेट में अशोक जी, आपने जहां से बात अभी छोड़ी है मैं वहीं से शुरू करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता अगर ये ट्वीट कर कहती हैं कि जिनको विपक्ष पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं, तो 2019 में एनडीए को जिन भारतीयों ने 45% भारतीयों ने मतदान किया था, 630 मिलियन, उन लोगों को क्या वो भारत का नागरिक नहीं मानते? उनको अपने उस इंडिया का हिस्सा नहीं मानते? तो ये जो कांग्रेस की बंटवारे की मानसिकता है, 1947 से भारत को दो टुकड़े किए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, फिर जातियों में बांटे रखा, और आज आप कह रहे हैं कि जो हमारे गठबंधन के साथ नहीं है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाए। ये किस प्रकार की मानसिकता है? और रही बात नाम बदलने की, ये आपने प्रमाणित कर दिया। यूपीए एक बदनुमा दाग था, एक कलंक था, एक भ्रष्टाचार की कहानी थी, जिसके 10 वर्षों में एक छोटी सी बात मैं कह दूं, इन्होंने 3 सवाल उठाए थे। मैं बस 5 सेकंड चाहता हूं, मैं 5 सेकंड चाहता हूं, मैं 5 सेकंड दूंगा। एक मिनट विवेक जी, 1 मिनट में आऊंगा 1 मिनट 10 सेकंड में अजय जी आपको दे रहा हूं, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। लेकिन अजय जी मुझे 5 सेकंड तो दे दीजिए। बस 5 सेकंड। इन्होंने यूपीए के उस 10 वर्षों में महंगाई को 13% तक रखा था, और 5 लाख सरकारी नौकरी भी नहीं दे पाए थे। आज टाइम बाउंड 2023 दिसंबर तक 10 लाख सरकारी नौकरी इसी साल मिलने जा रही है। ओके अजय जी आप, हाँ मैं विवेक जी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुकिए, एक रिस्पॉन्ड लेके। हाँ अजय जी मैं आप ही के पास आऊँ 1 मिनट, लेकिन अजय जी मेरा सवाल लीजिए प्लीज, उसके बाद मुझे विवेक जी के पास जाना। मैं सीधा से पूछ रहा हूं, आपकी प्रवक्ता जो है वो ये कह रही हैं कि जो इंडिया को नहीं मानता वो पाकिस्तान चले जाए। मैं इंडिया को मानता हूं, लेकिन मैं आपके INDIA इंडिया को नहीं मानता। वो एक अलायंस हो सकता है, वो इंडिया नहीं हो सकता। क्या मुझे पाकिस्तान चला जाना चाहिए? आपकी बात 200% ठीक है। क्या मुझे जाना चाहिए पाकिस्तान? हमने जो अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा, INDIA, और एक इंडिया, जहां तक
हमारी प्रवक्ता दोनों एक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हाँ। जहां तक प्रवक्ता ने बात की मैं उसका उत्तर दे दूं। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, रमनीश जी के प्रधानमंत्री, भाई साहब के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री, जब नवाज शरीफ के घर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एक मिनट, सिलेबस का प्रश्न नहीं पूछिएगा, उत्तर नहीं पता है। सर प्लीज, सर प्लीज, सिलेबस का प्रश्न प्लीज, नहीं, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि अगर मैं विपक्ष को वोट नहीं दूंगा तो क्या मुझे पाकिस्तान चला जाना चाहिए? भारत में रहने का मुझे हक नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनडीए को वोट देगा वो कहां जाएगा? आपकी प्रवक्ता नहीं, एनडीए छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं मैं एनडीए को नहीं देता, मैं आपके विपक्ष के अलायंस को नहीं देता, मैं नोटा को वोट दूंगा। तो क्या मुझे क्या पाकिस्तान में चला जाना चाहिए? क्योंकि मैं राहुल गांधी या मैं ममता बनर्जी को मैं प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता, तो मुझे क्या पाकिस्तान चला जाना चाहिए? नहीं, मैं इसी बात का अभी पूरा देश देख रहा है, डीडी न्यूज, मैं खंडन करता हूं एज अजय अरोड़ा, एज कांग्रेस कार्यकर्ता। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हम चैनल में बैठे हैं, पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे। हम ऐसी बात नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। हिंदुस्तान में रहते हैं, एक बात। लेकिन हमने जो बात रखी अशोक जी, जो मैंने सीख में जोड़ी थी प्रधानमंत्री की, पाकिस्तान प्रेम की, मैंने सीख में जोड़ी थी। मैं क्षमा चाहता हूं कि वो मुद्दा नहीं था, लेकिन मुझे सीख में जोड़नी पड़ी। मुझे विवेक जी के पास जाना है। विवेक जी, मैं अब आ रहा हूं उसी मुद्दे पर जो आपने, जहां मैंने आपको रोका था, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अल्टीमेटली ये पूरा जो अलायंस हो रहा है, जो गठबंधन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोका जा सके। अब सवाल यह है कि जो आंकड़ा 2019 का, मैं फिर कह रहा हूं, वो 19 का आंकड़ा, आप चीजें बदल, लेकिन उसी 19 के आंकड़े के आधार पर ही विपक्ष की राजनीति पूरी तैयार हुई है। तो सवाल यह है कि उस राजनीति के हिसाब से तो आप 250 सीटों पर कुछ भी कर लेंगे, तब भी नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज है सर, हमें अपना जो इलेक्टोरेट है, जो भारत की जनता है, उसको निर्णय लेने देना चाहिए। एंड वी शुड नॉट बिकम ओवर इंटेलिजेंट, ऑल ऑफ अस। हम सब राजनीति के स्टूडेंट हैं, आप भी एक स्टूडेंट हैं, मैं भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं। और आप देखिए, अगर आप इतिहास को स्टडी करेंगे, इतने सारे इलेक्शंस हमारे देश में हुए। मिसेस गांधी इलेक्शन हारी, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई। 1980 में फिर बड़े बहुमत के साथ मिसेस इंदिरा गांधी आई। आपका इंडिया शाइनिंग हुआ, वाजपेयी जी जैसे आज आप मोदी साहब को कह रहे हैं वो थे, लेकिन बुरी तरीके से हारे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, और वैसे वर्षा होता रहता है। तो इलेक्टोरेट कैसे रिएक्ट करेगा? आप ये जो कांस्टेंट एक चीज मान के चल रहे हैं कि मोदी साहब की एक वेव है और वो वेव चलेगी, ये भी कांस्टेंट मत मानिए आप। क्या हालात होते हैं, देश क्या सोचता है, जनता क्या सोचती है। और दूसरा, आइडिया ऑफ इंडिया के अंदर नमस्ते भी है, सत श्री अकाल भी है, सलाम भी है, उसमें वंदे मातरम भी है, आई लव इंडिया भी है, उसके अंदर कम्युनिस्टों का लाल सलाम भी है, जो 35 साल का भी है कम्युनिस्टों का, कम्युनिस्टों का एक मिनट जयराम, विवेक जी बोलिए जी। और ये कहना, मैं बड़ा आज डिसअपॉइंटेड हूं विप्लव आपसे, यू आर माय लिटिल ब्रदर, हम मुझसे छोटे भाई की तरह हैं। या 70 साल इस देश में अलग अलग सरकारें रही हैं, सबने कंट्रीब्यूट किया है। वाजपेयी जी आए थे, मैं उनकी नीतियों के खिलाफ था, उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कई चीजें लेकर के आए। तो देश के अंदर कहना साहब 70 साल में कलंक हो गया और ऐसा नहीं होता, ऐसा करेंगे। और इसी आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के हम लड़ रहे हैं कि आप विपक्ष को रिस्पेक्ट देना सीखें, मुद्दों पे ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाएं। यानी आप विपक्ष में रहने के लिए पुनः मूड बनाए हुए हैं। नहीं, आप अगर आप पुनः विपक्ष में रहने के लिए मूड बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा। ओके, जब आप सुनिए विवेक जी एक मिनट। विवेक जी, आपने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर एक का अपना लाल सलाम भी होता है, नमस्ते भी होता है, सत श्री अकाल भी होता है, लेकिन क्या आपने ये वंदे मातरम के संदर्भ में कहा था? जी हाँ, है ना। अब मेरी एक बात सुनिए, मेरा सिर्फ एक बार, और मैं ये बात पहली बार नहीं कई बार कह चुका हूं, या तो आप सब लोग सांसद लोग मिलकर तय कर लीजिए, सब सांसद, क्योंकि संसद तो देश का प्रतिनिधित्व करती है ना, सांसद लोग मिलकर तय कर लें कि वंदे मातरम संसद में या विधानसभाओं में नहीं बजेगा। ठीक है, आप तय कर लीजिए, नहीं बजाइए। लेकिन अगर आप लोगों ने तय कर रखा है कि वंदे मातरम बजेगा, तो जब वंदे मातरम बज रहा हो, ठीक उसी समय सपा का एक सांसद धड़धड़ाते हुए सीट से उठे और उसके बाद निकल जाए सीट से, क्या ये क्या नमस्ते सत श्री अकाल और लाल सलाम वाली जो है सबकी स्वीकार्यता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वंदे मातरम बजने के बाद, इज्जत देने के बाद, उसको सुनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री
जब ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। अशोक जी, कम्युनिस्टों ने कभी भी राष्ट्रवाद की अवधारणा को नहीं माना है। ये आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया है। ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। ये देश प्रेम है। ओके, अरे आप राष्ट्रवाद को मानते नहीं, आप राष्ट्र को मानते नहीं, आप आज भी चीन और रशिया से अपनी लिगेसी जोड़कर चल रहे हैं। वंदे मातरम से आपका परहेज है और लाल सलाम के साथ आप चलते हैं। वाह, लाल सलाम आपके संगठन का हो सकता है, लाल सलाम आपके संगठन का हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वो नारा वंदे मातरम ही होगा, जय हिंद और जय भारत ही होगा। उसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते, उसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते। इसीलिए आपका सफाया हो गया बंगाल से त्रिपुरा तक। होश में रहिए, होश में रहिए। जनता होश में लाती है विवेक, होश में ला दिया है आपको त्रिपुरा से बंगाल तक। और अभी केरला में भी आने वाले। ओके, देखिए फिर बात हुई। 1 मिनट रमनीश जी, ठीक, फिर बात। देखिए, मैंने सिर्फ ये संदर्भ इसलिए उठाया था क्योंकि कल से इंडिया को लेकर आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप वंदे मातरम का विरोध करते हैं, अगर आप भारतीय सेना अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और आपके नेता आकर कहते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक है, तो आइडिया ऑफ इंडिया भारतीय सेना का अपमान करना। सर, आइडिया ऑफ इंडिया भारतीय सेना का अपमान करना आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया वंदे मातरम का अपमान करना नहीं हो सकता। आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है, आप अगर किसी चीज को माने ना माने लेकिन किसी का अपमान करें, ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं हो सकता। अशोक यादव बोलिए। एक छोटी सी बात अशोक जी, मैं इनको जरूर कहना चाहता हूं। बोलिए। देखिए, अगर कोई चोर अपना नाम पुलिस रख ले तो क्या हो जाएगा? उससे बदल जाएगा उसका कैरेक्टर। क्या आप हरकतें करेंगे एंटी इंडिया, नाम रख लीजिए इंडिया, फिर आप कहिए कि वंदे मातरम का हम विरोध करेंगे, सेना से सबूत मांगेंगे, भारत की छवि विदेशों में बदनाम करेंगे, भारत के आंतरिक मसलों को यूएन में भेजेंगे। आप कहिए हम इंडिया नाम रख लिया, हमको वोट दे दीजिए। अरे भारत की जनता ऐसे झांसे में नहीं आएगी। ओके, चोर अपना नाम पुलिस रख ले, उससे कोई फायदा नहीं होगा, गिरफ्तारी होगी, जेल वो जाएगा क्योंकि उसने चोरी की है। चोर अगर पुलिस नाम रख ले तो उसको गिरफ्तारी से बचा नहीं जा सकता। ओके, देखिए 1 मिनट। ओके, देखिए, अरे मैं छोटी बात आप कर रहा, वंदे मातरम का विरोध राष्ट्रीय चैनल पर। मैं देना चाहूंगा, 1 मिनट, इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया, उसके बाद देखिए गैर कांग्रेसी सरकार में ये बंटाधार हो गया कांग्रेस का। उसके बाद में बात करता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने कारनामा कर दिया। कारनामा शब्द अपने आप में सम्मानजनक शब्द नहीं माना जाता है। कारनामा बिल्कुल किया। भानुमति का कुनबा हम सुना करते थे, भ्रष्टाचार का कुनबा एक साथ आ गई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मे एक नेता अरविंद केजरीवाल जी किसके शरण में आ गए? सारे भ्रष्टाचारी, चाहे ममता बनर्जी को देखिए, चाहे कांग्रेस को देखिए, चाहे आप लालू प्रसाद यादव को देखिए, आप अरविंद केजरीवाल खुद इन कितने भ्रष्टाचार का कुनबा तो हो गया। ये भ्रष्टाचार का कुनबा विकासवाद से कैसे लड़ेगी? विकासवाद से कैसे लड़ेगी? रमनीश जी रुकिए। मैं कहता हूं अब होने वाला है अशोक जी, चलते हुए होने वाला है। करत अभ्यास के जर्मनी हो सुझाव शिल्पल अभी तो घबराहट है एनडीए की। मुझे लगता नहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब है देश की जनता मोदी जी के साथ है और देश के नेता जो बड़े बड़े हैं वो विपक्ष के साथ है। विपक्ष का अलायंस नेताओं के साथ, देश का अलायंस सबकी आवाज, 130 जनता के साथ। प्लीज सबको स्क्रीन से हटाइए। सबकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े, सबको स्क्रीन से हटाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद था, इंडिया जिंदाबाद रहेगा, लेकिन वो इंडिया भारत है, मेरा देश भारत है। विपक्ष और पक्ष जो है इंडिया का नाम रख लें, उससे वो इंडिया नहीं हो जाएंगे, इस बात को याद रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आइडिया ऑफ इंडिया में राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का सम्मान करना। आइडिया ऑफ इंडिया कम से कम यह भी कहता है भारतीय सेना का सम्मान करें। आइडिया ऑफ इंडिया यह नहीं कहता कि आप पंचायत चुनाव हो और उसमें 55 लोगों की हत्या कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये निकेन प्रकरण चुनाव जीतना चाहते हैं। यह आइडिया ऑफ इंडिया कतई नहीं है और यह इंडिया भारत नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया। आज बस इतना ही। नमस्कार।
दुनिया और भी है, खबरें जो आपको दे नया नजरिया।